स्वागत है आपका जी बिजनेस की इस खास पेशकश में। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान हैं। मोदी सरकार के जो कोर पिलर्स हैं उसमें से एक यानी श्री नितिन गडकरी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और जैसे कि मैंने कहा, आप पिलर हैं न सिर्फ मोदी सरकार के बल्कि इस समय इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है उसके भी। पिछले 3 साल का जो कार्यकाल आपका रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जैसे अच्छे दिन कभी हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि और काम करने की प्रेरणा होती है, वैसे काम से कभी संतुष्टि नहीं होती। और जहाँ संतुष्टि होती है वहाँ आगे काम नहीं होता और आगे चलते रहना चाहिए और यही अच्छा है। हमारे टीचर कहते थे कि पहले तुम मेरिट में पास हो, फर्स्ट मेरिट में। तो जब अभ्यास करते थे तो मुश्किल से फर्स्ट क्लास में पास होते थे। तो कहीं ना कहीं एम्बिशन, काम बड़ा देखना चाहिए, तभी हम अच्छा काम कर सकेंगे। हमने बहुत अच्छा काम किया है। 10 साल की यूपीए सरकार की तुलना में मोदी जी के नेतृत्व में 3 साल में हमने उससे दुगना अच्छा काम किया है। पर अब इसके बाद इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं और उसमें कामयाब होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इनफैक्ट सर, जितने भी लोगों से हमने बात की है, आप एक्सपर्ट्स ले लीजिए, आम लोग ले लीजिए, एक आम राय सभी के मन में है कि मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा काम पिछले 1 साल में किया है। ऐसा नहीं है पहले 2 साल में नहीं किया था, लेकिन पहले 2 साल में कहीं ना कहीं एक ढांचा तैयार किया गया, कई सारी योजनाएं लॉन्च की गई, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो है वो पिछले 1 साल में हुआ है। क्या आप भी ये मानते हैं? देखिए, 3 साल भी हमने काम किया है, पर जो काम शुरू करते हैं उसके परिणाम मिलने के लिए 1.5 साल समय लगता है। जैसे मैं रोड शुरू करूँ तो उसका फाइनेंशियल क्लोजर, लैंड एक्विजिशन, साइट पर काम शुरू होने में 6-7 महीने लग ही जाते, 8 महीने लग जाते। फिर काम शुरू होने के बाद सीमेंट स्टील खरीदी करेगा तो इम्पैक्ट मिलने के लिए समय लगता है। ओवरऑल हमारे सरकार की आर्थिक सोच ये विकास अभिमुख है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले सरकार में जो समस्या थी, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजंस, यानी पॉलिसी पैरालाइज जैसा प्रॉब्लम था। अब डिसीजिव गवर्नमेंट, डिसीजिव लीडर, ये हमारी विशेषता है। और हमारी इकोनॉमिक सोच जो है वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान को केंद्र बिंदु मानकर रोजगार कैसे निर्माण हो और रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो और रोजगार निर्माण करके इस देश की गरीबी कैसे दूर हो, यही हमारी सोच है। और इसलिए इस सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जब 2 साल पूरे होंगे तो हम डबल डिजिट ग्रोथ में निश्चित रूप से जाएंगे। सर, ये जो, और आपने इनफैक्ट एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट सेट किया था कि रोज़ाना कम से कम 40 किलोमीटर सड़क आप बनाएंगे। आप उसके नज़दीक शायद ना भी पहुँचे हो, लेकिन फिर भी यूपीए सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड था उससे ऑलमोस्ट 3 गुना रफ्तार से आप बना रहे हैं आज पर डे सड़क। ये अगले 2 साल जो हैं उसमें आप अपना खुद का जो लक्ष्य है 40 किलोमीटर से ज़्यादा, उसे अचीव कर लेंगे क्या? देखिए, इस साल मुझे भी पता नहीं था, अभी मैं लंदन में था। हमने मार्च एंड तक जो साल बीता है उसमें 16,800 किलोमीटर वर्क हमने अवार्ड किए रोड के। तो मुझे बताया गया कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकता है कि किसी देश ने 1 साल में इतने बड़े प्रमाण पर रोड का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। तो 16,800 किलोमीटर अवार्ड किया है। दूसरा ऐसा है कि हमने 96,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 2 लाख किलोमीटर किया है और ये देश की आवश्यकता भी थी। देश में 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ थे, उसमें से केवल 2% नेशनल हाईवे था और 22% ऑटोमोबाइल ग्रोथ थी। तो आप स्वाभाविक रूप से देश में अब हम लोग 2 लाख किलोमीटर करेंगे तो देश का 80% ट्रैफिक 4% रोड पर रहेगा। तो मुझे लगता है कि देश की आवश्यकता भी थी और हम लोग कर भी रहे हैं। और ये इससे 13 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, उसमें 5-6 एक्सप्रेस हाईवे तो काम शुरू कर रहे हैं। हम हिसाब किया जाए तो 1.5 लाख करोड़ के तो एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे। अभी दिल्ली का ईस्टर्ली वेस्टर्ली बाईपास एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्ली बाईपास हम 15 अगस्त को इनॉग्रेट कर रहे हैं, जो दिल्ली का 50% पोल्यूशन और 50% ट्रैफिक जाम कम करेगा। और ये हम कम समय में इतना बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा हाईवे पूरा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से, जिस गति से हम काम कर रहे हैं, उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बहुत तेज़ी से बदल रही है। इनफैक्ट वो इसमें एक जो बहुत बड़ा कदम है, आसाम में जो ब्रिज इनॉग्रेट 26 तारीख को जो ब्रिज है वो देश का सबसे लंबा ब्रिज, 9.5 किलोमीटर। इसके पहले वर्री बांद्रा सीलिंग था, वो 3.25 किलोमीटर था। ये 9.5 किलोमीटर लंबाई का ब्रिज है और इस ब्रिज का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने जो जम्मू कश्मीर में जो हमारी टनल खोली, जिसके कारण 42 किलोमीटर रोड लेंथ का अंतर, जिसके लिए 2 घंटा लगता था, वो केवल
7 मिनट में होगा, 2 घंटे की बचत हो गई। और 5 टनल बना रहे कश्मीर में, तो इससे जयपुर से जम्मू से श्रीनगर का डिस्टेंस जो 11 घंटे लगते थे 2018 समाप्त होने के पहले हम 4-4.5 घंटे में डिस्टेंस लोग पार कर सकेंगे, ऐसा रोड बनाएंगे। सर और एक दो जो एम्बिशियस योजनाएं थी आपकी, एक तो सागरमाला प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट अपने आप में इतना बड़ा है एंड इट कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजर प्रोजेक्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। उसमें जो ज़मीनी हकीकत है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस वो क्या है, और दूसरा जो 4 धाम को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है उस पर क्या है प्रोग्रेस? देखिए 4 धाम का प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का और 1,000 किलोमीटर की नई रोड बन रही है हरिद्वार से। इसमें टनल से वाइडक्ट है, ये ऑल सीजन रोड है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाला है। इसमें से 6-6,500 करोड़ के काम हमने अवार्ड कर दिए हैं। अब हमें लैंड एक्विजिशन, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट क्लियरेंस और काफ़ी बातों में राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। वहाँ एग्रीगेट कर बंदी आ गई, अगर वही नहीं मिलेगा तो काम कैसे कर पाएंगे। पर मुख्यमंत्री के साथ मेरी कल मीटिंग है और उनका सहयोग है, तो मुझे लगता है उसमें मार्ग निकलेगा। दूसरा, हम पिथौरागढ़ से मानस सरोवर के लिए रोड बना रहे हैं। वो जो आधा काम वो भी हो गया है, पर वहाँ जो मानस सरोवर के लिए काम कर रहे हैं वहाँ अभी MiG-26 हेलीकॉप्टर से मशीन वहाँ लैंड कर रहे हैं। वो बहुत कठिन है और हिमालय में काम करना, -6 डिग्री टेम्परेचर है। पर मुझे लगता है कि वो भी काम 2018 के पहले हो, ऐसी मेरी इच्छा है, पर बहुत कठिनाइयाँ हैं। दूसरी, सागरमाला में जो है इसमें टोटल 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपेक्षित है। इसमें से 4 से 5 लाख करोड़ जो है ये पोर्ट रोड कनेक्टिविटी और पोर्ट रेल कनेक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन पोर्ट इसके ऊपर है। तो ये 4 से 5 लाख करोड़ का एस्टिमेट हमने इसमें रखा है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1,37,000 करोड़ के काम हमने अवार्ड कर दिए हैं। रही बात 12 मेजर पोर्ट पे, हम लोग 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप कर रहे हैं। इसमें पेट्रोलियम क्लस्टर है, केमिकल क्लस्टर है, फर्नीचर क्लस्टर है, ऑटोमोबाइल क्लस्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है, लेदर का क्लस्टर है। और ये अलग अलग जगह पर ये जो काम कर रहे हैं इसमें करीब 12 लाख करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें से JNPT में तो अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी कंपनी आना शुरू हो गया, उसकी भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये भी काम हम कम से कम 5 साल के अंदर पूरा करें, ऐसा सोच रहे हैं। तो 5 साल में देश की तस्वीर बदलेगी। हम 6 नए पोर्ट बना रहे हैं, 111 नदियों को इनलैंड वाटरवेज बना रहे हैं, और आज ही कैबिनेट ने जो सेंट्रल रोड फंड रहता था उसमें 2% कम करके हमको 2,000 करोड़ ये इनलैंड वाटरवेज के लिए पहली बार आज सैंक्शन की है। तो मुझे लगता है कि अब निश्चित रूप से इसमें गंगा में और ब्रह्मपुत्रा में तो काम शुरू है, और अम्बा रिवर में, और जुआरी और मांडवी नदी में, और बंकिंघम कैनाल। तो ऐसे 5-6 तो में तो काम बिल्कुल शुरू होने की स्थिति में आया। पर मेरा टारगेट है कि इस साल दिसंबर होने के पहले मैं 10 नदियों का काम शुरू करूंगा, और 2018 के पहले कम से कम 5 से 6 नदियों का काम पूरा करूंगा। तो ये 20,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ है, कहीं कैनाल है, कहीं नदी है। ये भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये सभी प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, और मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षा के अनुरूप हम खरे उतरेंगे और ये काम जल्दी पूरा होगा। इसमें सर बिफोर वी मूव ऑन, क्योंकि आपने कहा कि ये पैसे की कमी नहीं है, अब काफ़ी बैंकर्स या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनसे हमारी बात होती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में हैं, उनकी बस एक कंसर्न है कि प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है, सैंक्शन हो जाता है एट गवर्नमेंट लेवल, लेकिन उसे ग्राउंड लेवल पे ट्रांसलेट होने में, राइट फ्रॉम फंडिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से लेकर जो बाकी सारे लूज एंड्स हैं वो कवर करने में अभी भी थोड़ा टाइम लैग है। देखिए अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब मंत्री बना तो 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ रुपए के बंद पड़े थे, स्टॉल प्रोजेक्ट थे। अगर मैं ये कहूँ तो बताऊँ सच तो कोई अड़चन नहीं है, पर मैं कहीं किसी को टिका आप बेशक बोल सकते हैं। मैंने इस देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों को 3 लाख करोड़ के NPA से बचाने का काम हमारे विभाग ने किया है। और आज बैंकों में प्रॉब्लम अब थोड़ा सा मेरी जो तकरार है कि हम लोग सब करने के बाद, लैंड वगैरह देने के बाद, बैंक 1-1 साल तक फाइनेंशियल क्लोजर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा उनकी भी दिक्कतें होगी। पर मैं ये कहना चाहूँगा आपके मार्फत बैंकर्स को, अब रोड सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, आप बिल्कुल सपोर्ट करिए। आप रोड का काम फास्ट होगा, परिस्थितियाँ बदली है, पुरानी बातों को छोड़ दो और आप फाइनेंस करो, आपको इसमें रिजल्ट भी मिलेंगे और आपको फाइनेंस करना फ़ायदेमंद भी रहेगा। ये जो GST है, इनफैक्ट जितने भी लोगों से हमने फीडबैक लिया है वो सारे ही मानते हैं कि ना सिर्फ मोदी सरकार की टर्म में बल्कि आज़ाद भारत के 2 जो सबसे बड़े रिफॉर्म हैं
वो आप ही ने किए हैं, आप ही की सरकार ने। एक तो डिमोनेटाइजेशन और दूसरा जीएसटी। अब जीएसटी रोल आउट भी होने वाला है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को जिस स्लैब में रखा गया है 5% में, उसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं इंडस्ट्री पर? देखिए, आज ही सुरेश प्रभु जी से मेरी बातचीत हुई है। जीएसटी के बाद रोड सेक्टर पर और रेलवे सेक्टर पर क्या परिणाम हो रहा है, इसका सुरेश प्रभु जी अध्ययन कर रहे हैं। उनने मुझे कहा कि इसमें कुछ बातों में हमको ध्यान देना चाहिए। सुरेश प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका अध्ययन पूरा होने को, जीएसटी से मुझे जानकारी नहीं है। हम दोनों मिलकर फिर फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगे। लेकिन सर, इसमें एक जो हमारी कुछ इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से भी बात हुई, एक कंसर्न उनकी ई व्हीकल्स को लेकर है या फिर पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स को लेकर। और ये आपके रडार पर भी रहा, आपने काफ़ी प्रमोट किया है इस तबके को। लेकिन वो जीएसटी का जो पूरा ढांचा है उसमें वो अनफॉर्चुनेटली 28% के ब्रैकेट में जा रहा है। तो जो इंसेंटिव था ई व्हीकल्स तो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल के तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कंसेशन मिलेगा। पर वो एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट वो इंडस्ट्री भी वही कह रही है कि ये शायद हो सकता है एनोमली हो। नहीं, इसमें निश्चित रूप से कंसेशन होगा। और मैं तो 26 तारीख को नागपुर, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ 200 इलेक्ट्रिक की टैक्सी, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का शुभारंभ कर रहा हूँ। अगले 2 साल में सबसे बड़ी चैलेंज क्या देखते हैं आप मोदी सरकार के सामने? देखिए, चैलेंज तो जीवन में हर समय होते हैं। जो रोड पर चलता है उसको रिस्क तो लेनी पड़ती है, पर मैं उस फिलॉसफी पर विश्वास रखता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनटू द प्रॉब्लम्स। तो चैलेंजेस है, समस्या है, प्रश्न है, ये हमारे लिए आह्वान है और उसका अवसरों में रूपांतरित करके आगे जाना, यही हमारा मैनेजरल स्किल है। इसी को लीडरशिप कहते हैं और यही लीडरशिप का परिचय हमारी सरकार दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। देश को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। गांव, गरीब, मजदूर, किसान जो है, जो गरीब है, गरीब को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती, गरीब गरीब होता है। उस गरीब को केंद्र बिंदु मानकर रोजगार निर्माण करने वाली और गरीबी दूर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सपना है और हम उसमें पूरा होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।